हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब। सभी मेरे प्यारे बच्चों को मैं नमस्कार करता हूं और जीएस वाला एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 23 जनवरी को आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आप जानते होंगे कि पेपर प्रीवियस तो आपका लीक हो चुका था। इस बार अब नहीं होने वाला ऐसा, टाइम पर आपका एग्ज़ाम होगा और हो सकता है प्रश्न का स्वरूप या क्वेश्चन पेपर थोड़े से अलग देखने को भी मिल सकते हैं। आएगा तो सिलेबस से, लेकिन एक बार लीक हो चुका है तो हम लोग ये प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि हो सकता हार्ड हो सकता सरल हो, जो भी हो आप इस तरीके से तैयारी करके जाइए कि आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाए। और सिलेबस के साथ तैयार होने के साथ साथ अगर आपने प्रैक्टिस करी है, जितनी भी प्रैक्टिस करोगे उन प्रैक्टिस से ही आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हो। देखो, मनोविज्ञान आप पढ़ते हो, मनोविज्ञान में आपने थॉर्नडाइक का नियम पढ़ा ही हुआ है, प्रयास, त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत। तो अभी जितनी गलती करना है कर लो प्रैक्टिस के माध्यम से, क्योंकि प्रैक्टिस के माध्यम से गलती, एरर आपकी दूर होती जाएंगी और आप अपने लक्ष्य के समीप पहुंचते जाइए। तो आइए इसी क्रिया को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना सेकंड मॉडल पेपर, सेकंड सेट पेपर आपके सामने लेकर आए हैं। और मैं आपको 20 तारीख तक, 20 जनवरी तक कम से कम 15 सेट पेपर आपके सामने सीडीपी के लेकर आऊँगा, जहाँ पर हम लोग पुराने प्रश्नों से संबंधित चर्चा करेंगे। तो आइए लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर कौन बनेगा करोड़पति का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, देखते हैं हम लोग। देखिएगा, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सिंपल सी बात है भाई कि जब आप अधिगम सीखना अध्याय पढ़ते हो तो सीखने के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है। एक साइड आते हैं आपके व्यवहारवादी, जबकि दूसरे साइड आते हैं संज्ञानवादी। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ये देने वाला व्यक्ति तो है थॉर्नडाइक, जो कि एक व्यवहारवादी है। पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इसी थॉर्नडाइक ने प्रयास का, त्रुटि का, भूल का, यानी कि गलती कर करके, त्रुटि कर करके, प्रयास कर करके एक दिन सही उत्तर हम लोग प्राप्त कर लेंगे। ये जनरली एक बात बता रहा हूँ, आपको इतना ध्यान में रखना है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास त्रुटि भूल का सिद्धांत देने वाले थे व्यक्ति आपके एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, पूरा नाम बोला, जो कि एक व्यवहारवादी थे। इन्होंने अधिगम में व्यवहारवाद पर अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, पहले का आंसर आपको मिल गया होगा सी। देखिए बच्चों, हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि उस व्यक्ति विशेष से संबंधित, प्रश्न से संबंधित कम से कम 3-4 चीज़ें आपके सामने एडिशनल और भी जानकारी मिले। तो इसी प्रश्न या इसी मनोविज्ञान से संबंधित मैं आपको 2-3 बातें और शेयर करना चाहूँगा जो आपको जानना चाहिए। बेसिक है बिल्कुल। ये वही थॉर्नडाइक हैं, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिन्होंने अपना प्रयोग प्रयास त्रुटि भूल के सिद्धांत में बिल्ली एवं मछली पर किया था, याद होगा आपको। और जिनके सिद्धांत को हम लोग SR के नाम से जानते हैं, जहां S होता है आपका स्टिमुलस और R होता है आपका रिस्पॉन्स। हिंदी में बोलें तो स्टिमुलस को उद्दीपक के नाम से जानते हैं, जबकि R यानी रिस्पॉन्स, यानी उसको हम लोग अनुक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इनके सिद्धांत का नाम SR तो है ही, हिंदी में कहें तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति भी था थॉर्नडाइक। इसी SR सिद्धांत को प्रयास त्रुटि भूल के भी नाम से जाना जाता है। यानी कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये S क्या होता है और R क्या होता है। तो संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा, S वो बला है जो आपको कुछ करने के लिए उत्तेजित कर दे, और जो उस करने में जो भी आप लोग भागा दौड़ी करोगे वो कहलाएगी आपकी अनुक्रिया, यानी कि रिस्पॉन्स। आसान से फिर से समझते हैं। एस यानी उद्दीपक, यानी कि आपका ध्येय, आपका लक्ष्य, आपका गोल, आपका टारगेट, जो भी आपने बनाया है, जो आप प्राप्त करना चाहते हो, वो आपके लिए उद्दीपक है। जो चीज़ आप चाहते हो वो आपका उद्दीपक स्टिमुलस है। जबकि उसको प्राप्त करने के लिए जो भागा दौड़ी, कलम चलाओगे, आप यहाँ से वहाँ जा रहे हो, जो रिस्पॉन्स है वो है आपका अनुक्रिया। यानी कि इस सिद्धांत में, SR सिद्धांत में, बिल्ली जो होगी भूखी होगी, वो पिंजड़े के अंदर उछल कूद मचा रही है, वो उसकी है अनुक्रिया, रिस्पॉन्स।
जबकि उस बिल्ली को चाहिए क्या है? भोजन। जो उसको प्रेरित कर रहा है खाने के लिए वो भोजन मछली जो है, उस बिल्ली के लिए जो मछली है वो है उद्दीपक, स्टूमुलस। ठीक है, इतनी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये वही थॉर्नडाइक हैं जिन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आपका एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का माना जाता है। और ये बेटा वही थॉर्नडाइक हैं जो जिनका सिद्धांत व्यवहारवाद पर आधारित है। और जितने भी व्यवहारवादी होंगे वो दंड, पुरस्कार, पुनर्बलन जैसे शब्दों का प्रयोग अपने सिद्धांतों में करते हैं। इतनी बात हो गई। और आप जानते होंगे कि अनुबंधन जो होता है, कंडीशनिंग बॉन्ड जो होता है, कंडीशनिंग यानी कि अनुबंधन बॉन्ड, सबसे पहले कंडीशनिंग बोलने शब्द प्रयोग करने वाले भी आपके एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं। इतनी बात हो गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन से संबंधित एक बात और, ये देख रहे हो ना आप एस आर, इसको पलट दो तो ये बन जाएगा आर एस। जब इसको पलट दोगे ना तो ये सिद्धांत देने वाला व्यक्ति बन जाएगा स्किनर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्किनर ने एक बहुत फेमस किताब लिखी है, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्किनर ने ये किताब लिखी है जिसमें उन्होंने अपना सिद्धांत आरएस सिद्धांत का वर्णन किया है, जहां वो इस आर को रीएनफोर्समेंट या पुनर्बलन के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इनका डिटेल में मैं आगे अपने जो लेक्चर बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। अभी आप इतना ध्यान रखिएगा, आरएस देने वाले थे स्किनर। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक भी इन्होंने लिखी है स्किनर ने, और इन्होंने आर टाइप या आर टाइप बॉन्ड की बात करी है, क्योंकि इनके सिद्धांत में रिस्पॉन्स से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण जो शब्द प्रयोग है वो रीइंफोर्समेंट है, पुनर्बलन शब्द इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, इतनी बात हो गई। और एक बात और ध्यान रखिएगा, चूहों और कबूतरों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया स्किनर ने। और अभिक्रमित अनुदेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इस पे मैं सेपरेट लेक्चर लेकर आने वाला हूं 15 से 20 मिनट का, जहां पर मैं स्किनर की एक मेथड को आपको समझाऊंगा जिसका नाम है अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अभिक्रमित अनुदेशन का जनक जो होता है मुख्य रूप से स्किनर को ही माना जाता है। तो इतना हमारे सामने मैंने आपके सामने बात करी है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, सेकंड नंबर पे। देखिएगा, सामान्य संयुक्त कोशिका में, जॉइंट कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं भाई 22, 24, 23 या इनमें से कोई नहीं। आपको स्पष्ट आंसर दिख रहा होगा 23, 23 गुणे 2 इक्वल टू 46 होता है, यानी कि बी आंसर आपका सही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब थर्ड नंबर पर प्रवेश कर रहे हैं। थर्ड नंबर बच्चा क्वेश्चन देखिएगा, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो वो कहलाता है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, सीखने का स्मृति, और चौथा है अवधान। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि लर्निंग में, अधिगम में, सीखने में जब वक्र और पठार जब आप पढ़ते हो तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा ना तो अधिगम आपका बढ़ता है ना आपका अधिगम घटता है। आपने माउंटेन, पर्वत देखे होंगे और पर्वत को देखने के साथ साथ पठार देखे होंगे। इन दोनों में अंतर ये होता है कि जो माउंटेन आपका जो होता है, माउंटेन जो होता है वो इस टाइप का होगा, जबकि पठार जो होता है वो समतल उसका ये होता है, ये पठार कहलाता है। और अधिगम में पठार का अर्थ होता है कि एक ऐसी स्थिति, ना तो बालक की उन्नति हो रही है ना ही अवनति, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, एक रुक गया है।
उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो वो समतल प्लेन कहलाता है पठार। जहाँ पर कोई उन्नति नहीं है वो आपका कहलाता है सीखने का पठार। और इसका आंसर आप थर्ड का बी लगाइएगा। याद कीजिए, याद कीजिए, अधिगम में आपने पढ़ा होगा कि सीखने के वक्र कहें या सीखने के पठार किसने दिए थे सबसे पहले? हरमन एबिंगहास ने 1885 में एबिंगहास ने दिए हैं। बच्चा ध्यान में रखिएगा, हरमन एबिंगहास ने सीखने के वक्र पठार सबसे पहले दिए थे। और ये वही व्यक्ति है जिसने सबसे पहले स्मृति और विस्मृति, मेमोरी एंड फॉरगेटन पे सबसे पहले अध्ययन भी करने वाला एबिंगहासी था। और विस्मृति कर्व या विस्मृति का जो वक्र जो बनेगा वो भी देने वाला व्यक्ति जो था वो आपका एबिंगहासी था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने बात करी वो आपने सुनी होगी और तीसरे का आंसर आपने बी लगा लिया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं। अब है आपका चौथा। देखिएगा, चौथा बच्चा बोल रहा है वो अधिगम है। अधिगम यानी कि लर्निंग, सीखना। व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन, परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव एवं परीक्षण नहीं, प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। देखिएगा, अगर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन अधिगम की देखें तो 3 शब्द आप ध्यान में जरूर रखिएगा: अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होता है वो आपका अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा है। लेकिन अधिगम में सभी परिवर्तन शामिल नहीं किए जाते। जो काम के होंगे वही परिवर्तन तो शामिल करोगे, हैं? जो काम का होगा वही परिवर्तन तो शामिल करोगे। तो व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन जो होता है वो शामिल नहीं किया जाता। भाई आज मैं स्वस्थ हूँ, कल मुझे कोई बीमारी हो गई, ना होना चाहिए किसी को भी। या मैं अभी ठीक हूँ और थोड़ी देर पहले मैंने अल्कोहल का सेवन कर लिया, तो सेवन करने के बाद और सेवन करने से पहले जो मेरे व्यवहार में जो परिवर्तन है और बीमारी से जो परिवर्तन किसी को हो रहा है वो परिवर्तन स्थायी कहाँ है? और ये परिवर्तन तो अस्थायी है और ऐसे परिवर्तन को शामिल नहीं करते अधिगम में। ठीक है, परिवर्तन स्थायी होना चाहिए और हर परिवर्तन नहीं, जो मुख्य बेहतरीन जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं उनको शामिल करते हैं। व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन नहीं शामिल करेंगे। जैसे अभी मैंने अल्कोहल का बोला, बीमारी का बोला, वो परिवर्तन शामिल नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला कि प्रत्येक परिवर्तन व्यवहार में शामिल नहीं करते। हाँ, बी ऑप्शन देखिएगा, परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे मैच्योरिटी, ग्रोथ, आपकी वृद्धि होती है, आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होगा परिपक्वता से वो आपका अधिगम कहलाएगा। ठीक है, अब सी ऑप्शन देखिएगा। बी ऑप्शन अभी बिल्कुल सही है। अभी सी भी देख लेते हैं। सी बोल रहा है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। भाई ये बिल्कुल सही है, डी हो नहीं सकता क्योंकि ए ऑप्शन आपका गलत हो चुका है। और इन चारों में जो सबसे परफेक्ट आंसर देना पड़े तो सी ऑप्शन बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा परिवर्तन जो होगा ये अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। यानी कि सी आंसर आपका बिल्कुल सही है और बी भी सही है, लेकिन एक आंसर देना है तो आप सी दोगे। अगर वो इस तरीके से बोलता कि सी भी सही है, बी भी सही है, तो हमारे आंसर सी बी हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस आंसर को आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हो सकता है इंपॉर्टेंट हो आप लोगों के लिए। चलिए अब देखिएगा, 5वां क्वेश्चन है, वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं पुनर्बलन प्रदान किया जाता है परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से।
मुझे लगता है कि आप सीडीपी की प्रैक्टिस थ्योरी पढ़े होंगे, तो इस व्यक्ति का नाम आपने जरूर सुना होगा, जिनका पूरा नाम लेव वाइगोत्स्की है, जो रसिया के रहने वाले सामाजिक संज्ञानवाद पर इनका सिद्धांत था, और उस सिद्धांत का नाम था सामाजिक संस्कृति अंतःक्रिया विकास का सिद्धांत, सोशल कल्चरल इंटरेक्शन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इनके अनुसार ये बोलते हैं कि बच्चा जो सीखता है वो समाज संस्कृति में सीखता है, किसी के द्वारा इंटरेक्शन से अंतःक्रिया से सीखता है। ध्यान रखिएगा, वाइगोत्स्की जो बोलते हैं एक संज्ञानवादी विचारक हैं, लेकिन ये भी बोलते हैं कि जो भी बच्चा संज्ञान या जो चीज़ सीखेगा वो वातावरण समाज में सीखेगा, और जो वो सीखेगा ना तो उसके सीखने में एक मदद, एक अंतःक्रिया, एक पड़ोसी किसी न किसी सहायता की ज़रूरत होगी। उसी को तो बोलते हैं अंतःक्रिया। अंतःक्रिया का अर्थ होता है दो लोगों का होना और किसी के साथ इंटरेक्ट करके सीखना। यानी कि वाइगोत्स्की जिनका सिद्धांत संज्ञानवाद पर आधारित है, सीखेगा, समाज में सीखेगा, अंतःक्रिया और संस्कृति के माध्यम से सीखता है। और ध्यान रखना, जितने भी संज्ञानवादी होते हैं वो कभी भी पुनर्बलन जैसे शब्द को प्रोत्साहित नहीं करते, पुनर्बलन, दंड पुरस्कार जैसी बातों का समर्थन कभी नहीं करते, चाहे वो लेव वाइगोत्स्की हो, चाहे वो जीन पियाजे हों। तो पांचवे का ए आंसर तो आपका टोटली गलत है, और अगर डायरेक्ट आंसर पे पहुंचना चाहते हो तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया या अंतःक्रिया के माध्यम से ये नॉलेज या ज्ञान का निर्माण इस भौतिक वातावरण में, समाज में अंतःक्रिया संस्कृति के माध्यम से करता है, जहाँ पर भाषा एक टूल होगी, एक यंत्र होगा। और ये भाषा वाइगोत्स्की के लिए बहुत अनुसार है, क्योंकि वाइगोत्स्की कहता है कि हम वही चीज़ सीखेंगे जो हमारे आसपास भाषा बोले। अगर मैं रसिया जाऊंगा और मेरे सामने रसियन बोली जा रही होगी तो मैं रसियन भाषा से ही अपनी नॉलेज को क्रिएट करूंगा अंतःक्रिया के माध्यम से। तो भाषा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। उम्मीद करता हूँ आपने पांचवे का आंसर डी लगा लिया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब वाइगोत्स्की की बात आई है, थोड़ा सा और संक्षेप में, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एक शब्द का प्रयोग करा था जिसे स्काफोल्डिंग के नाम से जानते हैं, हिंदी में ढांचा, पहाड़ या अल्पकालीन सहायता या सीढ़ी या मचान के नाम से जाना जाता है। इसी एक शब्द को, हो सकता है ये अंग्रेजी में ही आ जाए कि स्काफोल्डिंग क्या होता है। तो ध्यान रखना बच्चा, जो हम, अगर मैं टीचर हूँ और मैं आपकी लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म या थोड़े समय के लिए मैं आपकी सहायता करूँ, अल्पकालीन सहायता करता हूँ क्लास में, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, पूरा मेथड नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बता दिया, तो ये थोड़ा सा मेथड है, कम समय के लिए जो हम सहायता देंगे वो स्काफोल्डिंग है। अन्य भी एग्जाम्पल बहुत सारे बन सकते हैं, बशर्ते वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपका। तो जो मैंने सहायता दी वो स्काफोल्डिंग है, जबकि इस सहायता से आपकी जो पहले नॉलेज थोड़ी सी थी, जबकि सहायता दे दी, उसके बाद जो आपकी नॉलेज का दायरा या नॉलेज या क्षेत्र बढ़ गया आपकी नॉलेज का, तो ये जो बड़ी नॉलेज कहलाने लगी, छोटी वाली से जो बड़ी वाली नॉलेज बन गई, जो क्षेत्र है बेटा, ये ZPD के नाम से जानी जाती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या निकट समीप विकास का क्षेत्र। इसके बाहर एक और होता है, इधर पे तो पोटेंशियल एरिया कहलाता है, इधर तक तो वो पहुंच ही नहीं पाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने पांचवे का आंसर डी लगा लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट है, देखेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भाई, थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था कि इसका आंसर छठवें का लगा लो आप लोग डी। डायरेक्ट बोल रहा ना, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन या सक्रिय अनुबंधन देने वाला व्यक्ति था आपका स्किनर। ठीक है, स्किनर ने दिया, जिनके सिद्धांत को RS के नाम से जानते हैं।
RS के नाम से जानते हैं, जहां R जो है रीएनफोर्समेंट या पुनर्बलन है, जिन्होंने अपना प्रयोग चूहों एवं कबूतरों पर किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनकी पुस्तक बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात भी करी थी, वो लिखने वाला व्यक्ति भी कौन था आपका स्किनर था। और ये वही व्यक्ति है जिसने अभिक्रमित अनुदेशन की विधि भी दी थी। यानी छठवें का आंसर बेधड़क होके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, डी ऑप्शन बिल्कुल सही लगा लीजिएगा आप लोग, आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग छठे से सातवें की ओर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? भाई, अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं, विकास का सिद्धांत नहीं, व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं। भाई ये तो हम कोहलर, वही कोहलर जिन्होंने सूझबूझ का सिद्धांत दिया था, अंतर्दृष्टि का, इंसाइट का सिद्धांत दिया था। अच्छा, जो गेस्टाल्टवाद पर आधारित था। अच्छा, वही गेस्टाल्टवाद जो एक जर्मन शब्द था। अच्छा, वही गेस्टाल्टवाद जिसका अर्थ होता था समग्र या संपूर्ण, यानी कोई भी चीज होल होती है। पहले बॉडी का अध्ययन करो क्योंकि बॉडी संपूर्ण है, उसके बाद हाथ, उंगलियां, आंखें, जो उसके अंग हैं, यानी कि संपूर्ण या समग्र से अंश की ओर, अंग की ओर बढ़ना आपका गेस्टाल्टवाद कहलाता है। और कोहलर का यह सिद्धांत अधिगम पर आधारित है और ये इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, केनारी नामक शहर पर टेनरिफ द्वीप हुआ करता था, वहाँ पर जाकर कुछ चिंपैंजियों पर प्रयोग किए गए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सफल प्रयोग जो थे वो आपके सुल्तान नामक चिंपैंजी थे, जिस पर उन्होंने केले और छड़ी और डब्बों की सहायता से उसकी सूझबूझ जांचने की कोशिश करी थी। इसलिए इनका सिद्धांत सूझबूझ का सिद्धांत कहलाया था। और याद करो यार, जब कौआ प्यासा हो गया था तो उसे पानी पीना था तो चारों तरफ देखा, अंगों का प्रत्यक्षीकरण करा, सूझबूझ लगाई और कंकड़ को डाल के उसने पानी को प्राप्त किया था। तो उसी तरीके से इनका सिद्धांत है। यानी कि सातवें का ऑप्शन आप डी बिल्कुल और बिल्कुल लगा लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब हमारा आठवां जो है, आठवां आपका, हाँ, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम है? यानी कि हेरिडिटी या जेनेटिक्स का नियम नहीं है। देखो बच्चा, जब आप मनोविज्ञान पढ़ोगे तो मनोविज्ञान में जेनेटिक्स के कुछ नियम दिए गए हैं। उसमें एक समानता का नियम बिल्कुल होता है, भिन्नता का नियम बिल्कुल होता है, प्रत्यागमन का भी नियम होता है, जबकि अभिप्रेरणा का कोई संबंध नहीं है जेनेटिक्स से और सिद्धांत है ही नहीं। मैं बता देता हूँ समानता का अर्थ, यानी कि बच्चे अगर माँ बाप जैसे हैं तो समानता, अगर बच्चे माँ बाप से कुछ भिन्न हैं तो वो भिन्नता, जबकि टोटली भिन्न हैं बच्चे माँ बाप से तो प्रत्यागमन का नियम। ये आनुवांशिकता से संबंधित हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने आठवीं का आंसर डी लगा लिया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नवा, अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए जरूर काम का है ये आपका। ठीक है, एग्जाम के लिए ऑफकोर्स काम का है ये वाला नवा। एक मिनट, चलिए, ओके। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? चलिए बच्चा, याद आ रहा होगा एक व्यक्ति 1956 बेंजामिन ब्लूम, जिसने शिक्षण मूल्यांकन उद्देश्य या मूल्यांकन के 3 पक्ष दिए थे और देने वाला व्यक्ति था बेंजामिन ब्लूम। सीखने के, शिक्षण के उद्देश्य देने वाला व्यक्ति बेंजामिन ब्लूम था, जिन्हें मूल्यांकन, शिक्षण उद्देश्य या मूल्यांकन के 3 पक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर उन्होंने संज्ञानात्मक,
दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। तीन पक्षों के माध्यम से कैसे नॉलेज क्रिएट कराई जाती है, बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। आगे चल के इसमें और भी अन्य व्यक्ति आए और संशोधन भी देखने को मिले, लेकिन वहाँ पर नहीं पूछा। अभी वो सिर्फ और सिर्फ ना तो भावात्मक पूछा ना ही क्रियात्मक पूछा, सिंपल वो संज्ञानात्मक पूछा है। और संज्ञानात्मक का सबसे जो निम्न चरण होता है वो ज्ञान होता है, यानी कि 9th का आंसर आप ए लगाओगे। जबकि ज्ञान के बाद आता है बोध यानी कि समझ, और समझ के बाद आता है अनुप्रयोग, और अनुप्रयोग के बाद आता है विश्लेषण, और विश्लेषण के बाद आता है संश्लेषण, और संश्लेषण के बाद आता है मूल्यांकन। ठीक है, तो ये कुछ चरणों में 6 चरणों में बताने वाला व्यक्ति था बेंजामिन ब्लूम। और जो निम्न स्तर की नॉलेज होती है वो ज्ञान होती है, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो लेवल आपका बढ़ता जाएगा, इसलिए इसका आंसर है पहले ज्ञान। और ज्ञान में जैसे फैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है ना, तथ्य इन्फॉर्मेशन, संज्ञा की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा, फलाना सिद्धांत किसने दिया था, ये ज्ञान होता है। जबकि उसको समझना विस्तार से वो बोध अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है, तो 9th का आंसर आपको मिल गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अच्छा क्वेश्चन है भाई, 10वां क्वेश्चन, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? देखिएगा, सीखने के वक्र हैं किसको इंडिकेट करेंगे? एक बात तो कंफर्म है, आपका मुझे विकास कराना है तो सिंपल सी बात है, ये आपके डेवलपमेंट के सूचक तो हैं। और डेवलपमेंट के साथ साथ ध्यान में रखना है ये प्रगति के सूचक होते हैं। बहुत बार ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि जो वक्र हैं किसके इंडिकेट सूचक हैं, तो वो आपकी ग्रोथ, प्रोग्रेस, प्रगति के सूचक होते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, सीखने के वक्र सूचक हैं, वो आपकी ग्रोथ के सूचक हैं, आपकी प्रगति के सूचक हैं, मौलिकता के नहीं, गत्यात्मकता के नहीं, रचनात्मकता के नहीं। ये बात अलग है कि ये तीनों शब्द पॉजिटिव हैं, बट हमको पहुंचना तो किसी एक शब्द पर है जो हमें बिल्कुल राइट आंसर देना है। तो आपकी ग्रोथ भी ना बोले, प्रोग्रेस, प्रगति के सूचक ध्यान रखिएगा। तो 10वें का आंसर आपने डी लगा लिया होगा। और वक्र किसने दिए हैं ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया हुआ था। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिएगा 11वां क्वेश्चन अच्छा है। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? यानी कि इनमें से एक ऐसा है जो अन्य से बिल्कुल अलग है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, बी ऑप्शन है समान अवयवों का सिद्धांत। ठीक है, समान अवयव को एक रूपता भी कह सकते हैं, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। और डी ऑप्शन है सामान्यीकरण का सिद्धांत। बच्चा अगर ध्यान से देखें, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत अधिगम से संबंधित है, समान अवयवों का सिद्धांत या समान एक रूपता का सिद्धांत ये थॉर्नडाइक ने दिया था। और सामान्यीकरण का सिद्धांत जो अधिगम के स्थानांतरण के नियमों में ये भी शामिल है, ये C.H. जड़ का नाम भी देखने को मिलता है। यानी कि ए, बी और डी अधिगम के स्थानांतरण के नियम से संबंधित है। और अधिगम के स्थानांतरण के नियम देने में भी अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो थॉर्नडाइक का नाम ध्यान में रख लीजिएगा। और समान अवयवों या एक रूपता में नाम आना ही आना है एडवर्ड डी थॉर्नडाइक का। यानी कि ये ए, बी और डी एक से हैं अधिगम में स्थानांतरण से संबंधित, जबकि जो ड्राइव रिडक्शन है ये भाई ड्राइव प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, चालक अंतर नोद का सिद्धांत, ये क्लार्क हल का अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत है। यानी कि सी ऑप्शन आपका अलग है इनमें। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक में पुनर्बलन से संबंधित है ये आपका, इसलिए ये ए, बी, डी से भिन्न है।
ठीक है, तो यही आपका एक आंसर होगा। और ध्यान में रखिएगा, ड्राइव रिडक्शन प्रणोद न्यूनता या चालक अंतर्नोद का जो अभिप्रेरणा पुनर्बलन से संबंधित है, क्लार्क हल ने प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में अपना ये सिद्धांत दिया। अगर ध्यान से देखोगे ना तो एक बात और भी आपको पता चल जाएगी कि ए, बी और डी ये तीनों अधिगम के स्थानांतरण के कुछ नियम होते हैं, उनमें शामिल है, जबकि सी शामिल नहीं है। इसलिए इसको हटा भी सकते हैं हम लोग, इसलिए ये गलत हो सकता है। और जो एक्सप्लेन जो मैंने किया वो ध्यान में रखिएगा ही रखिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, उरी बाबा फिर से आ गया आपका, सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित हैं। भाई गेस्टाल्ट शब्द आ रहा है और डायरेक्ट इसका आंसर आपको दिल्ली आपको दे देना चाहिए। थॉर्नडाइक प्रयास त्रुटि के भूल के सिद्धांत हैं। पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, याद कीजिए अनुबंधित अनुक्रिया वाले पावलोव हैं। स्किनर जो हैं सक्रिय अनुबंधन वाले हैं। पोलर तो सूझबूझ वाले गेस्टाल्ट वाले हैं, यानी कि गेस्टाल्ट का संबंध कोहलर से है। वही सुल्तान नामक चिंपैंजी, टेनरिफ नामक द्वीप, कैनारी नामक शहर, जर्मन शब्द गेस्टाल्ट, सूझबूझ का सिद्धांत, ये सब बातें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए 12वें का आंसर आप डी लगा लिए होंगे। चलिए आप देखिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? भाई पाठ प्रस्तावना जैसे संविधान की प्रस्तावना है जो पूरे संविधान को शामिल कर लेती है, तो एक टीचर भी कुछ पढ़ाने जाएगा तो सबसे पहले वो कोशिश करेगा कि जो भी पढ़ाए वो बच्चे को थोड़ा बहुत पता हो, उसकी पूर्ण ज्ञान पर आधारित हो, और एक ऐसा सार प्रस्तुत करेगा कि उसके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो जाए, यानी कि संक्षेप में सब चीज़ शामिल कर ले प्रस्तावना। ठीक है, तो उस प्रस्तावना को समझने में वो तो प्रस्तावना स्टार्टिंग में दे रहे हैं, और प्रस्तावना अंत की चीज़ कौन है? टीचर स्टार्टिंग में दे रहा है। जबकि ए तो प्रभाव का नियम है, रिजल्ट से संबंधित है। ए हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए प्रभाव का नियम रिजल्ट, संतोष असंतोष से संबंधित है, पुनर्बलन से संबंधित है। ए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए तो सबसे एंड में होता है। वो बात अलग है कि थॉर्नडाइक के नियमों में, मुख्य नियमों में प्रभाव का नियम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभाव से ही हमें पता चलता है बच्चा पास है, फेल है, वो पुनर्बलित हुआ है कि नहीं है, कि उसके अंदर संतोष आ गया कि असंतोष हो गया, क्योंकि काम तो तभी जारी करेगा ना जब रिजल्ट सही होगा। तो प्रभाव का नियम सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बात अलग है। लेकिन वो प्रभाव से नहीं बोल रहा, वो आप प्रस्तावना, और प्रस्तावना स्टार्टिंग से संबंधित है, और जितने आप तत्पर होगे उससे संबंधित, तभी आपका काम बेहतर होगा। यानी कि मुझे लगता है इसका आंसर आपका तत्परता का नियम होगा। प्रस्तावना आपके तत्परता के नियम से संबंधित है। ठीक है, और देखोगे तो बहुत सारे साहचर्य का नियम, सादृश्यता का नियम, ये तो थॉर्नडाइक के गौण नियम है आपके। ठीक है, यानी कि 13 का आंसर सी होगा आपका। अब हम लोग 14 की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? यानी कि ये देख लो कौन कौन से कारण हैं, तो हमें जो नहीं होगा वो पता चल जाएगा। अधिगम के पठार का कारण नहीं है। प्रेरणा की सीमा, भाई मोटिवेशन की लिमिट लगा दोगे तो बढ़ेगा कैसे मोटिवेशन? यानी ये तो है। शारीरिक सीमा, अगर शरीर की ही सीमा ग्रोथ रुक जाए, लिमिट हो जाए, तो अगर आपकी शारीरिक क्षमताएं कम हो जाएं, वो भी लिमिट में आ जाएं, तो भी पठार आपका होगा। ज्ञान की सीमा, अगर ज्ञान भी कम हो जाए, लिमिट में हो जाए, तो भी अधिगम का पठार का कारण होगा। और वो पूछा कौन सा नहीं है? यानी कि विद्यालय का असहयोग, यानी कि सही आंसर आपका 14 का बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट 15वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है 15वां वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। भाई एक बात ध्यान रख लेना, ये जो परिभाषा है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था कि अधिगम जो है अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है? तो डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर है गेट्स एवं अन। देखिएगा, ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। जब अधिगम पढ़ोगे तो एक व्यक्ति था गार्डनर। अब भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे याद रखूं, तो गार्डनर की भी परिभाषा थी। तो गार्डनर में आप रा हटा दोगे तो ये बन जाएगा आपका गार्डन। और गार्डन क्या है भाई? एक वातावरण। यानी कि अधिगम में या सीखने में वातावरण का योगदान है, तो वो गार्डनर की परिभाषा है। और इस तरीके से देखो कि आपके घर के बाहर है गार्डन, ठीक है, गार्डन है, गार्डन वातावरण है, यानी कि गार्डनर की परिभाषा वातावरण से संबंधित है। और गार्डन के बाहर थोड़ा सा आगे गेट लगा हुआ है, और गेट के सामने है स्कूल। गेट के सामने क्या है? स्कूल। तो गेट से हम अन्य ये बोलेंगे कि जाओ स्कूल में, स्कूल में तुम्हें क्या मिलेगा? अनुभव और प्रशिक्षण। यानी कि अनुभव प्रशिक्षण आपका गेट से एवं अन्य के अनुसार आपकी परिभाषा बना देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस परिभाषा को आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं कि गार्डन से गार्डनर वातावरण, जबकि गार्डन के बाहर गेट, और गेट के सामने स्कूल, और स्कूल में अनुभव प्रशिक्षण, यानी गेट से एवं अन्य के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण। उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। चलिए, 16वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। कौन बनेगा करोड़पति के अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शरीर विकास का एक प्रमुख नियम है? भाई पहले ही चैप्टर जो होता है ना वृद्धि विकास में, और वहाँ पे वृद्धि विकास में, शरीर विकास में 12-15 नियम बताए गए हैं। तो उन्हीं से पूछ रहा है कि कौन सा नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। भाई ऐसा कोई नियम था ही नहीं। अनियमित विकास का नियम। भाई बच्चे का विकास अनियमित करोगे, ये भी कोई नियम नहीं था। नियमित विकास। कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंधित, भाई ये भी कोई नियम नहीं था। यानी कि सही सही आंसर सी, द्रुतगामी विकास का नियम। और ध्यान में रखना, द्रुतगामी जो अवस्था जो होती है वो किशोर अवस्था को इंगित की गई है, क्योंकि स्पष्ट बोला गया है कि एकदम से अचानक से द्रुत जो विकास होता है, चाहे वो बुद्धि का अधिकतम विकास वो होगा, तो किशोर अवस्था में ही होता है आपका। और ये द्रुतगामी किशोर अवस्था से संबंधित है वृद्धि विकास में, और यही आपका नियम होगा। यानी कि आपने सही आंसर लगा लिया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? हम एक एक ऑप्शन को बिल्कुल उसका एनकाउंटर करते हुए चलेंगे। सारे पॉइंट शामिल नहीं, कुछ तो। भाई ए होगा नहीं, है ना? ए तो फ्राइड है, और फ्राइड ने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत दिया है। ईद, ईगो, सुपर ईगो, मनोलैंगिक सिद्धांत भी देने वाले थे, तो सिगमंड फ्राइड थे। ठीक है, और रक्षा युक्तियां, समायोजन में रक्षा युक्तियां देने वाले भी व्यक्ति थे, वो सिगमंड फ्राइड थे। और इनका शिष्य कौन था? कार्ल यूंग। फ्राइड ने अंतर्मुखी बहिर्मुखी जैसी चीज़ों की बात नहीं करी, ये बात करी थी आपके कार्ल यूंग ने। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी जो जो हैं व्यक्तित्व के, वो कार्ल यूंग के हैं। और सामूहिक आचेतन का
सिद्धांत भी देने वाले कार्ल यूंग ही थे। ध्यान में रखिएगा। 17 के आंसर आपका बी लगा लीजिएगा, बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन याद कीजिए, अल्पोर्ट वही व्यक्ति है जिसे सील गुणों के सिद्धांत का जनक माना जाता है। और इसकी बहुत एक फेमस व्यक्तित्व में परिभाषा है कि व्यक्तित्व उन गुणों का, सील गुणों का गत्यात्मक संगठन है। मनो शरीर का यानी कि मन, और शरीर यानी कि मनो शरीर का गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण के साथ एक अनोखा समायोजन स्थापित करने का काम करता है। ये अल्पोर्ट ने बोला था। याद आ गया ना? ठीक है, इतनी बात हो गई। आंसर मैंने आपको 17 का बी तो बता ही दिया है, बॉम्बे। उम्मीद करता हूँ आपको याद आ गया होगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि सीखने के नियम दिए हैं भाई। सिंपल सी बात है कि सीखने के नियम के प्रतिपादक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक माने जाते हैं। और सही आंसर आपका सी बिल्कुल सही है। स्किनर आपको पता ही है कौन है, कोहलर सूझबूझ पता ही है, और पावलोव वही है जिन्होंने कुत्ते की लार पर अध्ययन करने के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार शास्त्रीय अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है पावलोव को। ठीक है, जिन्होंने सामान्यीकरण जैसे शब्दों पर बहुत महत्व दिया था। ठीक है, क्या होता है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके सामने जल्दी ही आएगा, वहां पर हम आपको जरूर समझा देंगे। देखिएगा, इनमें से किनका नाम सृजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सृजनन नहीं है, वो सुजनन शास्त्र। देखिएगा, सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। सिंपल से ध्यान में रखिएगा, सुजनन शास्त्र एक शाखा है आनुवांशिकी की, जिसे ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। और इसका सीधा कनेक्शन जो है आपका, जो किसी व्यक्ति से है, वो गाल्टन नामक महोदय से है। और गाल्टन को ही सुजनन शास्त्र का पिता माना जाता है। और सुजनन शास्त्र ब्रांच है, शाखा है आनुवांशिकी की। और इसी सुजनन शास्त्र शाखा को जीव सांख्यिकी के नाम से भी जानते हैं। वो ये भी पूछ सकता है कि जीव सांख्यिकी का सिद्धांत किसने दिया, तो फ्रांसिस गाल्टन का ही नाम आपको ध्यान में रखना है। 25 का आंसर आपका बॉम्बे बिल्कुल सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के इस लास्ट क्वेश्चन को हम लोग शामिल करते हैं। और जल्दी ही हम लोग मॉडल पेपर, सेट पेपर थर्ड आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें प्रतिक्रिया व्यक्त जरूर करके दें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आपकी हर एक सकारात्मक नकारात्मक प्रतिक्रिया हमारे लिए सब काम की होती हैं, क्योंकि इसी से व्यक्तित्व में सुधार आता है हमारा। उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपको देने की कोशिश की जाएगी वो फुल ईमानदारी से एक प्रयास किया गया है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों को एक कोने में बैठना। अरे भाई, आप टीचर हो, बाल केंद्रित शिक्षा है, प्रगतिशील शिक्षा है, समावेशी शिक्षा, कोने में बैठाओगे? नहीं, बच्चे को एक जगह बैठाना है, कोने में नहीं बैठाना है। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, अरे प्रतिबंध लगाओगे? नहीं। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं है। अरे यार, खेल क्यों नहीं? खेल ही से तो सामाजिकरण होता है, चुस्ती फुर्ती भी आ जाती है। खेल क्यों? क्योंकि खेल से अंतःक्रिया से हम दूसरे को जानते हैं, हमारा सामाजिक विकास होता है। और दूसरा, खेल से हमारे शरीर के अंग खुल जाते हैं, एनर्जी आ जाती है, चुस्ती फुर्ती आती है, और उसके बाद आपका पढ़ने में भी मन लगेगा, यानी कि संज्ञान में भी सहायक है। यानी कि वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं है। ठीक है, ऐसा होता ही नहीं है, खेल शामिल किया जाता है। और यानी कि बी सी डी गलत है। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, हस्तपरक यानी कि बच्चे खुद अपने हाथों से हैंडीक्राफ्ट की तरह, या ये बोलें कि खुद अपनी नॉलेज, खुद अपना ज्ञान खुद अपने हाथों से करके सीखें। लर्निंग बाय डूइंग जिसे बोलते हैं, स्वयं की गतिविधियां खुद करें। यानी कि 26 का आंसर ए आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद करता होगा अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए जीएस वाला पे। जल्दी ही हम आप लोगों के लिए सीडीपी के साथ हिस्ट्री को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, और जल्दी हम लोग लेखपाल और अन्य एग्ज़ाम को भी आपके सामने लेकर सामने आएंगे। अगर पसंद आ जाए तो फिर से कहूँगा, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। थैंक यू आपका फ्रेंड सत्येंद्र, धन्यवाद।